हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हूं। दोस्तों वर्तमान में हम लोग यूपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके और जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी, पीआरटी 628, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट पेपर 2, जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछा जाता है। उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अपने मेन टॉपिक की भीतर चलते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, या क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के धरातल पर ऊपर की ओर विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। सबसे पहले क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी के ऊपर की ओर तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले नीचे क्षोभमंडल है, उसके बाद समतापमंडल है, मध्यमंडल है, आयनमंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। क्षोभमंडल को ही परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर होती है और समतापमंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर होती है और मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है और आयनमंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर होती है। और जो बहिर्मंडल है उसकी ऊंचाई 640 किमी से ऊपर का जो भी भाग है वो बहिर्मंडल के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को, भारत को, फिलीपींस को, प्रयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ की मुख्य फसल गन्ना होने के कारण यह चीनी का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा कहाँ पर है? एक कैरेबियन सागर में स्थित है। यह कैसा देश है? द्वीपीय देश है। और इसे और क्या कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा। प्रश्न नंबर 3 है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसलें उगाने के लिए तथा पशुपालन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? मिश्रित खेती में, स्थानांतरित कृषि में, या गहन कृषि में? उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित खेती में, जो मिश्रित कृषि होती है, इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने तथा पशुपालन के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 4 है, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है न्यू साउथ वेल्स, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के न तो न्यू साउथ वेल्स का भाग है, मतलब उस प्रांत में नहीं स्थित है, न उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, न ही क्वींसलैंड में स्थित है। इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। आइए जान लेते हैं कि वह कहाँ पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में सन 1980 ईस्वी में सर्वप्रथम सोने की खोज की गई थी। यहाँ का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। कालगुरली और कूलगार्डी की यहाँ की प्रमुख स्वर्ण खदानें हैं जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कूलगार्डी या कालगुरडी 2 आ जाएगा। तो ये क्या है? तो ये सोने की खदानें हैं। यह कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर, तेल शोधन, एल्यूमिनियम। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण सॉफ्टवेयर है। फुटलूज उद्योग क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। आर्थिक भूगोल में फुटलूज उद्योग में ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिसकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत की दूरी
यानी परिवहन लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे फुटलूज उद्योग ऐसे हैं जहाँ पे मतलब ये कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। कच्चे माल के स्रोत की दूरी की या परिवहन लागत पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे उद्योग कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीपस्थ लगाने की अनिवार्यता नहीं होती है। सॉफ्टवेयर उद्योग फुटलूज का उत्तम उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को कहा जाता है। आधुनिक मानव के पूर्वजों के लाखों वर्ष पुराने अवशेष अफ्रीका महाद्वीप में स्थित महान भ्रंश घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट के नाम से, बेल्जियन कांगो के नाम से, दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था, जिसे पूर्व में दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के मध्य स्थित है। जिम्बाब्वे की स्थिति कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के मध्य स्थित है। जिम्बाब्वे एक स्थल एवं देश है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर बोत्सवाना, पश्चिमी उत्तर में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक से मिलती है। जो इसकी सीमा है, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका से और दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना से, पश्चिम उत्तर में जाम्बिया से और पूर्व में मोजाम्बिक से मिलती है। इसकी राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पे है? हरारे है, जिसका पुराना नाम सेली सबरे था। प्रश्न नंबर 8 है, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? गहराई को, समय को, दाब को। उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो समभारी रेखाएं हैं वो दाब को दर्शाती हैं। समान मेघाच्छादन वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सममेघ कहते हैं, सममेघ रेखा कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समवर्षा कहते हैं। तथा सागरों एवं महासागरों में समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समलवण रेखा कहा जाता है। ये जो रेखाएं हैं, सममेघ रेखा, समदाब रेखा, समवर्षा रेखा या समलवण रेखा, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। सममेघ रेखा समान मेघाच्छादन वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। समदाब रेखा समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। समवर्षा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। तथा समलवण रेखा सागरों और महासागरों में समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। प्रश्न नंबर 9 है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोलॉजी, कार्टोग्राफी, जियोलॉजी। उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। मानचित्र को बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना मानचित्र कला या कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्रों को बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, मैगिनॉट रेखा थी पूर्वी जर्मनी पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो मैगिनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। मैगिनॉट लाइन का निर्माण फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। जो मैगिनॉट रेखा, इसका निर्माण फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। इस रेखा का नामकरण फ्रांसीसी मंत्री आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर किया गया था। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।